आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक की बात करेंगे। अब सबसे पहले दिमाग में टेंशन आई कि मैडम कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक तत्व है। जब हम आवर्त सारणी क्लास 9th में पढ़ते हैं तो उस पे कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। हमने ये क्लास 9th में पढ़ा था कि ये जो नीचे लिखा हुआ रहेगा ये इसकी परमाणु संख्या Z होती है। ये जितने नंबर पे आता है वो होता है ये। अब कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो बताइए कार्बन तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब बात आती है कि मैडम 6 होगी, हमने मान लिया। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? तो सबसे पहले हमने बात करी कि ये आपके पास में नाभिक है, किसी भी परमाणु का नाभिक है जहां पर धनावेश केंद्रित रहता है और इसके अंदर कोश होते हैं। क्या होते हैं? कोश होते हैं। बोर के नियम में पढ़ा था निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो पहले कोश को के कोश, दूसरे कोश को एल कोश, तीसरे कोश को एम कोश और चौथे कोश को एन कोश कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कौन से कोश में कैसे भरे? तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बताइए 2 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो 6 में से 2 गया तो कितने बचे? 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरे? बचे 4। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन भरना हो तो आप कैसे भरेंगे? 2, 8 और 8। यानी सबसे पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 भरेंगे। तो के कोश में क्या भर दो? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। ठीक है मैडम, आपकी बात मानी। अब कितने बचे? 4। तो एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 4। तो ये 1, 2, 3 और 4। तो आप ये बताइए संयोजकता क्या होती है? संयोजकता का मतलब बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता का मतलब ही क्या है कि ये आपके पास कार्बन का परमाणु है, इसके अंदर बाहरी कोश में सबसे बाहरी कोश कौन सा है? एल। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। अब मैडम 8 क्यों भरते हैं? 8 का क्या मतलब है? तो 8 का मतलब है कि कोई भी परमाणु जब उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो घमंडी हो जाता है। जैसे किसी बच्चे के क्लास में 10 में से 10 नंबर आ गए, वो बच्चा क्या हो जाएगा कि भैया मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरे पास आओ पूछने आना है जो। सेम वैसे ही जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। ये क्या होता है? उत्कृष्ट गैस क्या होती है? जिनके पास में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। वो सबसे स्थायी है, फिर उन्हें किसी के साथ कोई बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? इसकी संयोजकता कितनी है? 4। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? कि मैडम 4 की कमी है। अब कार्बन है फकीर। कार्बन क्या है? फकीर। इसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले सके और ना इसके पास इतनी शक्ति है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सके। इसी कारण
कार्बन सह संयोजी बंध बनाता है, आयनिक बंध नहीं बनाता। यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। तो कार्बन सह संयोजी बंध बनाता है, आयनिक नहीं बनाता। क्यों बंध नहीं बनाता? क्यों? आप जानते हैं क्या सहसंयोजी बंध क्या है? सहसंयोजी बंध का मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा करना। जैसे ये आपके पास कार्बन है और एक दूसरा तत्व मान लीजिए हाइड्रोजन है। ये कहता है इस हाइड्रोजन से, भाई तू हमको इलेक्ट्रॉन साझा कर ले हमारे साथ। अगर तूने हमारे साथ इलेक्ट्रॉन साझा करा, साझा का मतलब कि भैया तू मेरे को दे दे, तेरे को जरूरत पड़ेगी जब मैं तेरे को वापस दे दूंगा। तो इस तरीके का जो बंध है, साझेदारी से जो बना बंध है, वो क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध। और आयनिक बंध किसे कहते हैं? जिसमें आयन बने। मतलब जैसे NaCl, NaCl को क्या कहते हैं? नमक। नमक का फॉर्मूला है ये। आयन का मतलब एक तो प्लस चार्ज बन जाए और एक माइनस चार्ज बन जाए, ये कहलाते हैं आयनिक। ये बंध में बन गए तो ये आयनिक बंध है। तोड़ने पे वापिस आयनों में बदल गए, इसी कारण ये आयन कहलाए। तो कार्बन बताइए सहसंयोजी बंध ही क्यों बनाता है, आयनिक क्यों नहीं बनाता? क्योंकि कार्बन के पास संयोजकता कितनी है? 4। अब इसके पास न तो इतनी शक्ति है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सके, ना इतनी शक्ति है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सके। इसी कारण कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। अब हम बात करते हैं कार्बन के गुण की। ये चैप्टर जो बना है ना, वो क्यों बना है? कार्बन के गुणों के बारे में जानने के लिए कि कार्बन कहाँ कहाँ काम आता है। तो कार्बन के गुण क्या क्या हैं, कार्बन में क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो कार्बन अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं, यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सरलता से नहीं होता है। विद्युत कैसे आती है? जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, यानी आसानी से हो जाता है, तब विद्युत के वो चालक बन जाते हैं। पर कार्बन का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध का मतलब रोक लगा देना, किसी चीज को रोक लेना। तो ये ज्यादा रोक लेता है, इसलिए ये विद्युत का चालक नहीं होता है। इसलिए विद्युत का कैसा चालक है? हीन चालक कहलाता है। उसके बाद में गलनांक और क्वथनांक। मैडम ये कौन सी बला आ गई? गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है? हम तो भूल गए। तो गलनांक का मतलब होता है वह न्यूनतम ताप, गलन का मतलब गलना, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर किस में बदल जाए? द्रव में। वो क्या कहलाता है? गलनांक। क्वथनांक क्या है? कि वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव किस में बदल जाए? वाष्प में बदल जाए, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक का हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और इन आयनिक यौगिकों के क्वथनांक से भी कम होते हैं इस कार्बन के क्वथनांक और गलनांक। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि इसके गलनांक और वो क्वथनांक क्या होते हैं? कार्बन के कम होते हैं। किससे कम होते हैं? आयनिक यौगिकों से। आयनिक यौगिक समझे क्या होते हैं? आयनिक यौगिक का मतलब कि जो ये बन रहा है ना आयनों से, जो यौगिक, जैसे ये NaCl बन गया, यही आयनिक यौगिक कहलाता है। दूसरी बात, ये कैसे यौगिक बनाता है? यह सहसंयोजी यौगिक बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सके और न 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। संयोजकता 4 है, मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 4। तो
कार्बन 4 संयोजकता दर्शाता है, तो ये इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है अगर यूं, तो ये मेथेन बन जाता है ना। इसके साथ कोई और कार्बन समूह जुड़ जाए तो इस तरीके से ये एल्केन बन जाता है। ये क्या होती है अभी हम बात करते हैं सबके बारे में। उसके बाद में हमको बस इतना पता होना चाहिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बनाता है। इसके बाद में बात करते हैं बिंदु संरचना, या फिर इसे क्रॉस संरचना भी आपकी बुक में नाम दिया हुआ है। बिंदु संरचना, क्रॉस संरचना कैसे बनाते हैं, तो बस आपको ये देखना है कि ये तत्व आवर्त सारणी पे कितने नंबर पे आता है। जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर पे आता है ये हाइड्रोजन। इसे घुमंतु तत्व भी कहते हैं, घुमक्कड़ी तत्व, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन है, ये नंबर 1 पे आया। बताइए इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, कि भाई पहले कोश में होने चाहिए 2, पर के कोश में कितने होने चाहिए 2, पर इसके पास तो बेचारे के पास 1 ही है। और संयोजकता क्या होती है, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे H2 है, आपको H2 अणु की बिंदु संरचना बनानी है, यानी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब इनके बीच में बिंदु संरचना का क्या मतलब है, कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा, कि भाई अभी हमको जरूरत है हमको दे दे, फिर जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुमको देंगे, ऐसा सिस्टम चलता है। तो ये हाइड्रोजन आपको ऐसे कैसा लिख लेना है, दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसा कैसा लिख लेना है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों को मान लो मैंने बिंदु से दर्शा दिया, ठीक है ना। मेरी इच्छा है कि मैं बिंदु से दर्शाऊं, आपकी इच्छा है कि आप किसी और चीज से दर्शाओ, तो किसी और चीज से भी आप इसको दर्शा सकते हो। इसके इलेक्ट्रॉनों को मैंने डॉट से दिखा दिया, और इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्रॉस से दिखा दिया। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2। तो देखिए ये क्या करेगा, एक बार तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक बार ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बीच में बंध कितना बना, कि सिर्फ एक बंध इन दोनों के बीच बना। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं के बीच में बंध कौन सा बनता है, एकल बंध। एकल का मतलब सिर्फ एक बंध। तो ये इसकी बिंदु संरचना हो गई। ऐसी अगर O2 की कहे तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में। याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोलो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन भरना, पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कि साहब पहले 2। अब कितने बचे, 8 में से 2 घटाओ, कितने बचे, 6। इसको अष्टक पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 की। तो ये कितने बंध बनाएगा, तो ये 2 बंध बनाएगा। कैसे, देखो ऑक्सीजन को आप यूं लिख लो, चूंकि O2 है, O2 के बीच बिंदु संरचना बनानी है, तो दूसरे ऑक्सीजन को भी ऐसे ही लिख लो। इसके इलेक्ट्रॉनों को मैं मान लो डॉट से दिखा रही हूं, है ना। तो 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बना लो, कि 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए मैंने इसके, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप यू बना सकते हो, यू बना सकते हो, आपकी इच्छा हो जैसे बना सकते हो। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने सामने रख ली क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन साझा करना है, इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसके इलेक्ट्रॉनों को मैंने किससे दर्शा दिया, क्रॉस से दर्शा दिया। तो ये 2 हो गए, और ये 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब दिमाग में सवाल है, मैडम 2 ही क्यों लिखे, यहाँ तो 1 ही लिखा।
इसको जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन आप यहां लिख दीजिए, बाकी आप आगे लिखिए पीछे लिखिए कहीं लिख दीजिए। अब इसको 8 चाहिए तो इससे इसने क्या बना लिया, साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके 8 हो गए ना, देखो गिनो, ये 6 और ये 2 8। फिर इसको भी 8 ही करने, ये कैसे करेगा कि ये इधर से यूं, इसके भी 8 हो गए, इसकी जरूरत पे ये 8 कर लेगा, इसकी जरूरत पड़ने पे ये इससे वापस लेके 8 कर लेगा। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो एक तो ये बंध बन गया और एक ये बंध बन गया। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बंध बन गया, 2 बंध बन गए। 2 लाइनें मतलब बंध, इस लाइन का क्या मतलब है, बंध बन गया, जुड़ाव हो गया, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, द्विबंध। अब एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इनमें से कौन से अणु के मध्य द्विबंध बनेगा, तो बस आपको यूं देख लेना है। हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध बनेगा, तो एकल बंध। ऐसे ही अगर N2 का कहे तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। यूं लिख लेंगे, पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले कोश में कितने भरते हैं, 2। अब कितने बच गए, 5 बच गए। भाई 7 में से 2 घटा लो, कितने बच गए, 5 बच गए। तो अब क्या करेंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दर्शाइए कि जैसे ये 1, ये बताइए पहले तो इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं, 3। 7 में से 2 तो पहले कोश में भर गए, अब कितने बचे, जब 2 निकल गए तो 5 बचे, तो वो 5 यहां लिख दिए, ठीक है ना। तो ये 3 आ गए और इसके पास है कितने, 5 है, तो 2 और बना दो। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने, 5 है, उसके इलेक्ट्रॉनों को किससे दर्शा दो, क्रॉस के द्वारा दर्शा दो। इसको 8 करने, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। 8 हो गए ना, गिन लो, ये 5 और 3 8। ऐसे ही अगर इसको 8 करने तो ये इलेक्ट्रॉन, तो बताइए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए, 3। इसलिए ये कैसे बंध बनाता है, ये त्रिबंध बनाता है। और अगर मेथेन की कहे तो, भैया मेथेन की बनाओ, तो मेथेन की यहां देख लीजिए आप, ठीक है ना। मेथेन में क्या करेंगे कि ये कार्बन है, अब बताइए कार्बन में कितने नंबर पे आता है, कार्बन 6 पे। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब क्या करेंगे, एक तत्व और है इसमें, कौन सा, हाइड्रोजन। और हमने पढ़ा हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब क्या करना है कि ये कार्बन बना लिया और ये हाइड्रोजन लिख दिया एक तरफ, ठीक है। कार्बन में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये आप यूं बना लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसा क्यों करा, पहले देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को किससे दर्शा दिया, क्रॉस। अब बताइए मुझे, क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए, नहीं हुए। तो फिर ये क्या करेगा, ये सोचेगा भैया एक हाइड्रोजन से काम नहीं चल रहा है, चलो 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं। एक ऊपर जुड़ गया, एक साइड में जुड़ गया और एक नीचे जुड़ गया। तो जब 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन कहे भाई साहब कार्बन तू ले ले, तो क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गए, 4 खुद के थे, 4 दूसरे से आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब हाइड्रोजन बोला हमारी जरूरत के हिसाब से हमको भी तो चाहिए, तो फिर इसने भी ले लिए 2, इसने भी ले लिए 2, इसने भी ले लिए 2 और इसने भी ले लिए 2। ये मेथेन, मेथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन को तो 4 बंध बनाने, बस उससे ये मतलब है, हमने अभी पढ़ा था कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने, 4 बंध बनाने बस, ठीक है।
तो ये मेथेन की बिंदु संरचना है। अब बताइए इसकी संरचना कैसी बन जाएगी? सब जगह क्या आ जाएंगे? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो ले रहा है ये। तो ये 4 अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो ये मेथेन की संरचना आ गई, सामान्य संरचना और ये बिंदु या क्रॉस संरचना। अब जो 10th लेवल तक के एग्जाम होते हैं उसमें ये सवाल पूछा गया कि मेथेन का उपयोग कहां कहां किया जाता है। एक तो हम ईंधन के रूप में करते हैं, एक ये सवाल पूछा गया कि मार्श गैस या दलदली गैस किसे कहते हैं? तो मेथेन को कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, घर वालों से पूछना चाहिए कि बताओ मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मेथेन को कहते हैं। दलदली गैस भी किसे कहते हैं? मेथेन को कहते हैं। और सीएनजी तो जानते होंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बायोगैस का एक मुख्य घटक है। इसमें इसका मुख्य घटक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है बायोगैस में? ये मेथेन प्रयुक्त होता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये NH3 की बिंदु संरचना आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब कार्बन से जो और बने हैं, अपर रूप का मतलब उसी के रूप जो उससे बने हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन से ही बने होते हैं। हीरे की संरचना दृढ़ त्रियामी संरचना होती है, यानी इसमें जो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं ना, वो अलग अलग इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि त्रिआयामी संरचना का मतलब 3D स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कुछ इस तरीके से। अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। हीरे में कार्बन इस प्रकार जुड़ते हैं कि त्रिआयामी दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, यानी इतना कठोर बॉन्ड हो जाता है इनके बीच में, इसलिए सबसे कठोर होता है। फिर ग्रेफाइट क्या है? इसमें कार्बन के बंधु में इस प्रकार से जुड़ते हैं कि ये षटकोणीय बन जाता है। षटकोण का मतलब जिसकी 6 भुजाएं हो, इस प्रकार से बनता है, एक के ऊपर एक। आप अपनी बुक में खोल के देखेंगे तो आपको ग्रेफाइट की संरचना दिखेगी। आप देखना पेज नंबर 3 या 4 पे दिख जाएगा। और इसमें जो आबंध होता है वो द्विआबंधी होता है। एक आबंध, एक बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड होता है, आप बुक में देखना। और ये जो ग्रेफाइट होता है ये चिकना फिसलनशील होता है, ये मतलब फिसलता है, बहुत चिकना होता है ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट की रॉड देखी होगी, अपने पेंसिल में देखी होगी, वो ग्रेफाइट ही लगी हुई रहती है, काली काली रहती है, चिकनी सी होती है वो। और ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है। हीरे में और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? तो इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, पर दोनों के रासायनिक गुण सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में है तो कार्बन ही। भौतिक गुण का मतलब इनके गलनांक और इनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं, बाकी ये दोनों सेम होते हैं। जब कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब पर गर्म करते हैं, उपचारित करते हैं, तो क्या बनता है? हीरा बनता है। आपसे 1 नंबर में पूछ ले तो आपको ये बताना है। उसके बाद में कार्बन का एक अपर रूप और है जिसका नाम है फुलेरिन। C60 कार्बन को फुलेरिन कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में, C60 कार्बन को क्या कहते हैं? फुलेरिन। फुलेरिन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि फुलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी संरचना बनाई थी। गुबंद जैसी संरचना होती है, आपको दिखेगा एक फुटबॉल जैसी संरचना आपको बनी हुई दिखेगी, बुक में देखना। इसी कारण गुबंद जैसी संरचना, फुटबॉल जैसा इसका आकार में कार्बन व्यवस्थित होते हैं। फुलेरिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिजाइन करी थी, इसलिए कार्बन का एक अपर रूप C60 भी होता है, फुलेरिन जिसे कहा जाता है। तो कार्बन के कितने अपर रूप हुए? 3। हीरा सबसे कठोर, ग्रेफाइट चिकना, फिसलनशील, सुचालक और षटकोणीय आकृति का। इन दोनों के भौतिक गुण अलग अलग, रासायनिक गुण समान। फुलेरिन, इसमें कार्बन 60 होता है, गुबंद जैसी संरचना, एक सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पे जो बंध बने वो सहसंयोजी है। इनके भीतर
प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं, इस कारण इनके बीच में जो बंध बनता है वो प्रबल अंतर आणविक बल नहीं होता है, पर बंध मजबूत तो होता है पर प्रबल नहीं होता है। अंतर आणविक मतलब अंदर के अणुओं के बीच में जो बंध बने वो इतना मजबूत नहीं होता, और इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा मजबूत नहीं है तो गलनांक और क्वथनांक तो कम होंगे। तो हम आगे बात करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।